तो आज हम लोग का चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग। क्या स्टार्ट करेंगे आज? चैप्टर मटेरियल। ये चैप्टर जो है टीवाई बीकॉम में तो है ही है, फिर इसके अलावा अगर एसवाई बैफ का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, अगर कोई बीबीए का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। सबसे पहले कॉस्टिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मटेरियल पे आएंगे। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट मतलब कॉस्ट जनरली का एक्सपेंस होता है ना। और जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट खरीदते हैं या प्रोडक्ट के पीछे हमेशा एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, और वो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, उस कॉस्ट को एनालाइज करना, ये पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताता है। तो आज हमने जो चैप्टर लिया है उसका नाम है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मटेरियल जो है बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है किसी भी प्रोडक्ट का, बहुत ही बेसिक कंपोनेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल मतलब इट्स अ बेसिक कंपोनेंट। बेसिक कंपोनेंट, बेसिक मतलब बहुत ही बेसिक चीज है ये। अगर ये नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। जैसे एग्जांपल, अगर आप एक पानी की बोतल बना रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा, या कोई मेडिसिन की या फिर कोई सपोज केमिकल की जो बॉटल्स होती है आजकल मिलती है, उसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो एलिमेंट चाहिए वो है आपका प्लास्टिक, मतलब मटेरियल। या अगर आप कोई फूड आइटम बना रहे हैं तो फूड आइटम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है उसका फूड ग्रेन, मतलब मटेरियल। इसका मतलब मटेरियल प्ले वेरी क्रूशियल रोल फॉर एनी प्रोडक्शन। मतलब अगर मैं किसी प्रोडक्शन की बात करूं तो उस प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो क्रूशियल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो मटेरियल का होता है। उसके बाद लेबर का, और अगर कहीं समय या टाइम बच जाता है तो ओवरहेड का। क्योंकि ओवरहेड को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इसके बिना प्रोडक्ट बनता नहीं। जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन मतलब अनाज, तो ये फूड ग्रेन क्या है? आपका रॉ मटेरियल है। लेबर, जो भी शेफ होगा, जो भी पर्सन होगा, वो उसको बनाएगा, पर्सन, है ना। और ओवरहेड मतलब जो भी आप यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, वो सब आपका ओवरहेड्स होता है। बहुत लोग वाटर को डायरेक्ट में भी रख देते हैं, मटेरियल में भी रखते हैं, बट ओवरहेड्स में आपके जो भी यूटेंसिल्स है, गैस है, या सपोर्टिंग आइटम जो भी है प्रोडक्ट बनाने में काम आ रहा है, वो सब आपका क्या है? ओवरहेड्स है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 एलिमेंट बहुत जरूरी है। वो अगर नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं। बट क्या सबसे ज्यादा अगर हम लोग को किसी पे एफर्ट डालना है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, देखो चैप्टर हमारा क्या है? मटेरियल कॉस्टिंग। और हम लोग इस चैप्टर में एक चीज सीखेंगे, वो है कंट्रोलिंग टेक्निक। मतलब हम लोग को क्या करना है? अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाने, सारी टेक्निक पढ़नी कि कैसे हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपने मटेरियल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? सेलिंग प्राइस भी कम होगा। अगर मटेरियल कॉस्ट ज्यादा होगा तो फिर सेलिंग प्राइस भी ज्यादा होगा। जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है कि जितना आप शक्कर डालेंगे उतना मिठाई मीठा होगा, उतना वो महंगा होगा। और कोई भी अगर प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, महंगा होने के पीछे का एक ही लॉजिक है, कि आपने उसके मटेरियल पे क्या नहीं किया? कंट्रोल नहीं किया। क्या नहीं किया? कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, चीजों पे कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आता क्या है? अगर मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इस चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है वो तो अलग अलग फॉर्मूला पढ़ना है, अलग अलग फॉर्मेट पढ़ना है, अलग अलग मेथड पढ़ना है। बट इसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको पढ़ने का रीजन क्या है? क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या चीज सीखेंगे इस चैप्टर से कि हम लोग को मार्क्स मिलेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कंट्रोल आवर कॉस्ट, मीन्स हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मतलब मटेरियल की कॉस्ट को मुझे क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना मतलब उसको मिनिमाइज करना है। मतलब मैं ऐसा कोई जादू नहीं करूंगा कि कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन कोई तो ऐसा एफर्ट्स होगा, कोई तो ऐसा अपना काम होगा जिससे हमें मटेरियल सस्ता मिले। अगर मैं घर के बाहर से सामान खरीद रहा हूँ, महंगा मिलता है, लेकिन थोड़ा मैं दूर जाता हूँ, होलसेल मार्केट जाता हूँ, या और 10 लोगों से रेट निकालता हूँ, तो हो सकता है कोई तो ऐसा वेंडर होगा, सप्लायर होगा, जो मुझे कम दाम में माल दे। नहीं दे? हो सकता, पॉसिबल है कि नहीं है? देखो, अगर मुझे आज के दिन खाली पानी की बोतल खरीदनी है तो मैं बगल में जाऊंगा, 20 रुपए की बोतल खरीद के 1 लीटर पानी पी लूंगा। लेकिन अगर मेरा रोज का वही काम है, मुझे पानी की बोतल खरीद के बेचना है, तो मुझे 20 रुपए का बोतल नहीं पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? कहीं तो जाना पड़ेगा
और देखना पड़ेगा कि ये 20 रुपए या 20 रुपीज की जो बॉटल है ये कहां पर सस्ती मिल रही है। जैसे मैं डीमार्ट में बीच में गया था लास्ट वीक, तो डीमार्ट में मुझे 14 रुपए का 1 लीटर बिस्लेरी मिला, 14 रुपए का। हमारे यहाँ पे बिस्लेरी का रेट 20 रुपए होता है, बट उन्होंने मुझे 14 में दिया। मैंने उनसे बार्गेन भी नहीं किया, उन्होंने खाली क्या किया, रेट अपना 14 रुपीज चार्ज किया, और मैंने, तो ये मुझे प्यास लगी थी, मैंने क्या किया, वहीं पे बॉटल खोला, पी लिया। तो जैसे मैं काउंटर पे आता, उन्होंने बोला ये आपका है, बोला नहीं आपका नहीं, बोला आपका ही है। तो उन्होंने क्या किया, बिलिंग किया, तो बिलिंग किया तो कितना मुझसे चार्ज किया उन्होंने, 14 रुपीज। क्या ये सस्ता है? नॉर्मली 1 लीटर बिस्लेरी की बोतल का प्राइस कितना है, 20 रुपीज, लेकिन मुझे कितने में मिला, 14 में। इसका मतलब मेरा कॉस्ट कम हुआ। ये तो ठीक है, ये तो कंजम्पशन कॉस्ट कम हुआ। कौन सा कॉस्ट कम हुआ मेरा? जनरली इसको मैं कंजम्पशन बोलूंगा ना, लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं, तब तो मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर ये लोग 14 रुपए में पानी का बोतल बेच रहे हैं, तो सोचो ये लोग ने खरीदा कितने में रहेगा, सोचो इन्होंने बनाया कितने में रहेगा। बहुत कम दाम में बनाया होगा, बहुत कम दाम में खरीदा होगा, तभी तो मुझे बहुत कम दाम में बेच रहे हैं ना। तो इसका मतलब मेरा एफर्ट्स अगर लग के मेरा पैसा बच रहा है, तो सोचो बनाने में कितना एफर्ट लगेगा। वही हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है कि कैसे, हाउ अ फैक्ट्री रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक। अलग अलग टेक्निक हमें यूज करना है। अब बहुत सारे टेक्निक है मार्केट में, है ना। अलग अलग टेक्निक यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, है ना। अब देखो सबसे पहला टेक्निक क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले टेक्निक का नाम क्या है, इस चैप्टर में जो टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, मतलब वो टाइप का नाम क्या है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ईओक्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईओक्यू। आपके लिए बहुत ही नया वर्ड है ना, ईओक्यू। उसके बाद सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड हम लोग इसे पढ़ेंगे स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन का मतलब होता है कि हाउ वी कैन वैल्यू द स्टॉक एट डिफरेंट लेवल। जिसमें आप लोग 2 मेथड पढ़ेंगे, ऑलरेडी आपने पढ़ा भी होगा लोअर क्लास में, FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड, सुना होगा आपने। फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़ा होगा आपने, AFM सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा आपने। ऐसा आप लोग टेबल बनाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, इस कॉस्ट को रिड्यूस करके लिखते हैं, मतलब एफर्ट डालते हैं कि कितना कॉस्ट आएगा। उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ही हो गया आपका। बहुत लोग इसको स्टॉक टर्नओवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और फोर्थ क्या हम लोग को पढ़ना है इसमें, रीऑर्डर लेवल। एक्चुअली इसको ऑर्डर लेवल बोलते हैं चैप्टर को, बट पॉपुलैरिटी इसकी रीऑर्डर लेवल से है। पॉपुलैरिटी इसकी किससे है? ऑर्डर लेवल से, मतलब रीऑर्डर लेवल से थी पॉपुलैरिटी। बट इस चैप्टर में हम लोग एक टेक्निक पढ़ेंगे ऑर्डर लेवल। 3 फॉर्मूला इसमें भी है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल। कभी कभी इसमें एक और आता है, डेंजर लेवल आता है, ठीक है, आता है, मतलब अलग अलग छोटे छोटे फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ईओक्यू पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब इसमें पूरा फॉर्मूला है। इसमें एक फॉर्मेट है, क्या है, इसमें भी फॉर्मूला है और इसमें भी फॉर्मूला है, और बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला है। छोटे छोटे फॉर्मूला मतलब हार्डली 1 से 2 लाइन का फॉर्मूला, लाइन भी नहीं बोल सकते, 2 से 3 वर्ड या 4 से 5 वर्ड का छोटा छोटा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आपको रट्टा भी नहीं मारना है, क्योंकि हम सम्स के साथ साथ इसको करते करते याद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको एफर्ट्स या सबसे ज्यादा आने का चांस कौन सा है, तो वो है ईओक्यू, वो है आपका स्टॉक वैल्यूएशन। ये दोनों का चांस 50-50% है, बट फिर भी यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सीखना तो चारों पड़ेगा, भले आपको ज्यादा प्रैक्टिस इन दोनों का ही करना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स में भी सबसे ज्यादा या फिर बुक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के मिलेंगे आपको। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी बहुत कम मिलेंगे और नोट्स में भी बहुत कम मिलेंगे। तो ज्यादा एफर्ट्स किस पे लगाना है आपको, फर्स्ट और सेकंड मेथड पे ज्यादा एफर्ट लगाना है, ठीक है। समझा कि नहीं, क्लियर है, समझा कि नहीं? ज्यादा एफर्ट किस पे लगाना है आपको, इकोनॉमिक और स्टॉक वैल्यूएशन में ज्यादा एफर्ट लगाना है, ठीक है, क्लियर है। चलो स्टार्ट करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला मेथड, जिसका नाम क्या है, सबसे पहला मेथड क्या है,
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बोलो मेरे साथ, क्या मेथड का नाम है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक 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 का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? मैं मीनिंग पूछ रहा हूं। इकोनॉमी मतलब होता है किफायती, हिंदी में किफायती बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं आपके बजट में। ये बोलते हैं ना कि ये इकोनॉमी क्लास है, ये बिजनेस क्लास है। फ्लाइट में सुना होगा आपने, फ्लाइट के जो टिकट्स होते हैं वो दो अलग अलग क्लास के टिकट होते हैं। एक होता है आपका इकोनॉमी क्लास, है ना, और दूसरा क्या होता है आपका बिजनेस क्लास। अगर इकोनॉमी क्लास का टिकट का प्राइस 7,000 है तो बिजनेस क्लास का प्राइस 30-35 हजार से कम नहीं होता है। इकोनॉमी मतलब किफायती, मतलब सस्ता, सस्ता मतलब चीप, चीपेस्ट। तो इकोनॉमिक मतलब आपने कुछ सस्ता ऑर्डर किया है। अच्छा, अब जैसे हम लोग सस्ता का नाम लेते तो लोगों को क्या लगता है पता है? थोड़ा क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ना एफर्ट डाल रहे हैं कि हम लोग जो भी खरीदेंगे ना वो हमारे बजट में हो। जो भी हम लोग कच्चा माल खरीदेंगे, देखो चैप्टर का नाम क्या, आप चैप्टर को पकड़ के रखो। चैप्टर लोग भूल जाते हैं, बाकी फॉर्मूला याद रखने के पीछे लगते हैं। चैप्टर का नाम क्या? मटेरियल कॉस्ट। क्या नाम है? तो हम लोग यहां पर जो ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं वो मटेरियल की ही बात कर रहे हैं। भले सम्स में ना बार बार आपको फिनिश गुड दिया रहेगा, आप लोग उसको छोड़ के रॉ मटेरियल पे आ जाना। चैप्टर का नाम क्या है? तो आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? मटेरियल पे। वो आपको बार बार रोटी 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 बोलेंगे, आप बोलना आटा आटा आटा, समझा कि नहीं? वो आपको क्या बोलेंगे? बार बार आपको समझो बोलेंगे कि खिचड़ी, या आपको बार बार बोलेंगे कि फ्राइड राइस, आपको बोलना है राइस, चावल, रॉ राइस, कच्चा राइस। इसका मतलब इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर भले ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का फोकस मटेरियल पे रहना चाहिए कि हाउ वी कैन ऑर्डर मटेरियल विद इफेक्टिव और लेसर, और बोलते ना कि इकोनॉमिक प्राइस, सस्ता। यहाँ पे सस्ते का मतलब ये मत सोचना कि हम लोग क्वालिटी से या फिर हम लोग कहीं अच्छी जगह से नहीं लेके कहीं खराब जगह से माल ले रहे हैं, ऐसा मत सोचना। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पूरा मार्केट ढूंढ रहे हैं, पूरा मार्केट सर्वे कर रहे हैं, सब लोगों को बुला रहे हैं, बोलते आओ आप माल सप्लाई करते हो, आओ आप माल सप्लाई करते हो, आओ एक मीटिंग रखेंगे, सबको बुलाएंगे एक दिन। जैसे टेंडर वगैरह देते हैं ना, कभी कभी टेंडर नोटिस निकलता है, आजकल तो ई टेंडर आता है, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर, ऑनलाइन टेंडर चलता है, पता है आपको? इलेक्ट्रॉनिक टेंडर में क्या होता है पता है आपको? आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं? ऑक्शन के लिए जा सकते हैं, है कि नहीं? या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेंडर में क्या होता है कि आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं? अपना रेट कोट कर सकते हैं। अलग अलग चीजें आजकल इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। अच्छा, ई टेंडर में क्या होता है कि समझो गवर्नमेंट ने या किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी कंपनी ने बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर डिवाइस बनाना है। जैसे एग्जांपल उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, कैमलिन का क्या करना है, बहुत सारा इंक का बॉटल बनाना है। तो इंक बॉटल बनाने के लिए इसके अंदर का जो केमिकल है, इसके अंदर का जो कलर है, कलर, उस कलर के लिए रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करेगा? तो अलग अलग कंपनी क्या करेगी? अपना रेट कोट करेगी कि हम लोग 1 लीटर के पीछे 10 रुपए लेंगे, कोई बोलेगा हम 1 लीटर के पीछे 9 रुपए लेंगे, कोई बोलेगा हम लोग ट्रांसपोर्ट भी देंगे 8 रुपए लेंगे। मतलब हम लोग को क्या करना है? कैमलिन का इंक बनाना है ताकि हम लोग अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच सके। तो इसके अंदर जो केमिकल है, जो हम लोग कलर यूज कर रहे हैं इसके अंदर, या इसके अंदर जो केमिकल है जो मतलब बोर्ड पे लिखने का काम आ रहा है, वो केमिकल तो हमें कहीं से परचेज करना पड़ेगा ना। बनाएंगे तो हम लोग अपनी फैक्ट्री में, बट केमिकल कोई तो सप्लाई करेगा, केमिकल का बड़ा बड़ा केन वगैरह कोई तो सप्लाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? वो केमिकल कहीं से परचेज करने के लिए क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। तो क्या ऑर्डर ऐसे ब्लाइंडली दे देंगे किसी को भी? किसी को भी बोल दो कि हाँ आप सप्लाई करोगे, दे दो, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर। सबसे पहले इकोनॉमिक का वर्ड का मतलब क्या बताया आपने? चीप, मतलब थोड़ा सस्ता होना चाहिए आपके लिए। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब ऑर्डर मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्डर वी कैन, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड, है ना, कि भाई कितना ऑर्डर हमने प्लेस किया। ऑर्डर देना मतलब कि कितना बार हमने बोला कि भाई हमें प्रोडक्ट चाहिए, है ना। और क्वांटिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट, है ना, समझा? क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट, मतलब क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, मुझे कितना देना है सामने वाले को, प्लेस करना है ऑर्डर, कितना ऑर्डर मैंने प्लेस किया हुआ है, कितना ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आस्किंग फॉर यूनिट। बोल सकते हैं कि हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? वी आर प्लेसिंग आवर रिक्वेस्ट
हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, आई एम रिक्वेस्टिंग समवन कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब वो मैं ऑर्डर तो दे रहा हूं। तो मतलब हमारा मटेरियल सस्ता होना चाहिए और उसको हमने ऑर्डर दिया है और हमें इतना यूनिट चाहिए, समझा कि नहीं। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कुछ अजम्पशंस है, क्या है कुछ, और उस अजम्पशंस को फॉलो भी करना है और सम्स में पालना भी, मतलब सम्स में उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर इस अजम्पशन को आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए फॉर्मूला बहुत इजी है, एकदम एकदम बोलते हैं ना, एकदम स्मूथ चलेगा सम्स आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहला अजम्पशन ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अजम्पशन इस पर्टिकुलर टाइप का, और ये अजम्पशन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अजम्पशन के बेस पर ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। पहला अजम्पशन है एनुअल कंजम्पशन, क्या वर्ड बोला मैंने, एनुअल कंजम्पशन शुड बी गिवन, शुड बी मतलब सालाना कितना आपका खपत है, कितना मटेरियल आपको सालाना लगता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं पूरे साल में मैं जो है ऐसे 10 लाख मार्कर बेचना चाहता हूं, कितने मार्कर, 10 लाख, ऑल इंडिया 10 लाख मार्कर बेचना चाहता हूं, या महाराष्ट्र में मेरा ऑर्डर है 1 लाख मार्कर बेचने का, 1 लाख मुझे बेचना है फिनिश गुड्स, तो मुझे देखना पड़ेगा ये 1 लाख मार्कर के लिए मुझे कितना इसका प्लास्टिक का ये जो पूरा कैप है, ये प्लास्टिक की जो बॉडी है, वो कितना टन माल लगेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं अपने फैक्ट्री में ही बनाऊंगा ना। इसका मेरे पास क्या होगा, मशीन होगा, मोल्डिंग मशीन होगा, पूरा ये प्लास्टिक उसमें जाएगा, ये पूरा पेन का स्ट्रक्चर बन के बाहर आएगा, तो मुझे कितना टन ये माल लगेगा, इसका कैप के लिए कितना प्लास्टिक लगेगा, तो मुझे कितना टन माल लगेगा, उसका मुझे नॉलेज होना चाहिए। आप ब्लाइंडली ऑर्डर मत दे देना, नहीं मंगा लेते हैं बाद में देखेंगे, ये गलत अजम्पशन है, बाद में देखेंगे बना लेंगे, ऐसे बेस पे फैक्ट्री नहीं चलती है। फैक्ट्री कैसे चलती है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसका मतलब एनुअल कंजम्पशन मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि साल में आपको कितना माल चाहिए। पहले फिक्स कर लो आप कितना बना सकते हैं या कितना आपका ऑर्डर है, मतलब मार्केट में कितना सेल है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट मंगाओ, रॉ मटेरियल मंगाओ। अगर मुझे पता है कि मार्केट में मुझे ना 1 लाख पेंसिल बेचना है, कितना पेंसिल बेचना है, 1 लाख पेंसिल मतलब 1 लाख यूनिट बेचना है, तो 1 लाख पेंसिल बेचने के लिए मुझे 1 लाख पेंसिल खरीदना भी तो पड़ेगा ना, या समझो मैं रेडीमेड खरीद के बेच रहा हूँ, तो 1 लाख मेरा क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, 1 लाख पेंसिल मेरा रॉ मटेरियल, और 1 लाख पेंसिल में बेच रहा हूँ मतलब वो मेरा फिनिश गुड्स भी है। तो मुझे पता ना साल में मुझे कितना मटेरियल खरीदना, मुझे पता ना साल में कितना पेंसिल खरीदना। अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा कितना खरीदना तो मैं कैसे ऑर्डर दूंगा। इसका मतलब आपको पहले से फिक्स करना पड़ेगा कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, आपका प्रोडक्शन कितना होता है, बनता कितना, बेस से कितने आप, समझा। पहला असम्पशन क्या है, यू शुड नो कंफर्म्ड कि कितना आपको मटेरियल चाहिए। यहां पर असम्पशन ये है कि अगर आपको एनुअल कंजम्पशन नहीं पता है तो आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। सम्स में अगर वो मिसिंग है तो पहले उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही सम्स आगे बढ़ेगा। मतलब हम लोग सम्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे फॉर्मूला की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मतलब फॉर्मूला का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, एसी, मतलब एनुअल कंजम्पशन। अभी समझा, एनी डाउट। पहला असम्पशन क्या है, एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। शुड बी नोन बाय दी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को पता होना चाहिए कि साल में कितना मटेरियल चाहिए मुझे, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, अपने प्रोडक्शन को इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। चलो आगे देखो, सेकंड ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैरिंग कॉस्ट को हम लोग बाद में लेते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। परचेज प्राइस शुड बी फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे परचेज प्राइस क्या होना चाहिए आपका, फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड मतलब पहले से ही तय होना चाहिए कि मुझे ये मटेरियल यही रेट पर मिलेगा, पूरे साल ये रेट पे मिलेगा। मार्केट में महंगाई बढ़े घटे मुझे उससे मतलब नहीं है, समझा कि नहीं। अगर मुझे 1 kg मटेरियल अगर मुझे 20 रुपए में मिल रहा है तो मुझे पूरे साल 1 किलो मटेरियल मुझे 20 के भाव में ही मिलेगा। मार्केट में रेट गिर गया फिर भी 20 के भाव से मिलेगा, बढ़ गया फिर भी 20 के भाव से मिलेगा। इसका मतलब परचेज प्राइस शुड बी फिक्स्ड। दूसरा असम्पशन, पहला असम्पशन क्या था, यू शुड नो
योर एनुअल कंजम्पशन, सालाना आपको कितना मटेरियल लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा assumption, purchase price should be fixed and there will be no change if price increase or decrease in the market because you have already tie up or you have already set up the price। आपने पहले से एक नोट बना के रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है कि हमारा दाम फिक्स रहेगा, मार्केट में रेट गिर गया तो मैं नहीं चिल्लाऊंगा, आप रेट बढ़ गया तो आप मत चिल्लाना कि मुझे ज्यादा पैसे दो, रेट गिर गया तो मैं भी नहीं बोलूंगा कि मैं कम दूंगा, और रेट बढ़ गया तो आप भी मत बोलना कि ज्यादा दो। इसका मतलब कि यहाँ पर प्राइस फिक्स है। तो क्या होता है गोल्ड के केस में, क्या होता है सोने के केस में, कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं एज पर मार्केट रेट गोल्ड आपका बनेगा। तो अभी समझो मैंने लास्ट मंथ में या लास्ट ईयर में मैंने गोल्ड बुक किया था और इस साल में क्या कर रहा हूँ ले रहा, तो क्या बोलेगा भाई रेट बढ़ गया ज्यादा रेट दो। लेकिन अगर मैंने बोला नहीं मुझे फिक्स रेट पे चाहिए तो फिर गोल्ड का रेट बढ़े या घटे मुझे वही रेट पे गोल्ड मिलेगा। समझा? थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरिंग कॉस्ट, सुनने में पहली बार सुना होगा आपने, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड मस्ट बी कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, तभी ये ईओक्यू का फॉर्मूला कंप्लीट होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर फॉर्मूला क्या है, तो यही फॉर्मूला जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, अब मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। मतलब अब फॉर्मूला कुछ नया नहीं। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है ये समझना जरूरी। कॉस्ट आपको पता है क्या होता है, एक्सपेंस होता है। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग मतलब संभालने का खर्चा है कि नहीं, बच्चा नहीं, मटेरियल संभालने का खर्चा। ठीक है, बच्चा भी मटेरियल की तरह ही होता है, बाद में जाके प्रोडक्ट बनता है कि नहीं। तो बोलने का मतलब यह है कि किसी भी कंपनी का सबसे पहला टारगेट क्या पता है, कि जब उन लोगों ने साल में एक बार बड़ा ऑर्डर दिया कि बड़ा ट्रक, बड़ा कंटेनर जिसमें 20 to 26 टायर्स होते हैं, देखा होगा आपने, बड़े 16 टायर वाले कंटेनर। मतलब वो कंटेनर इतना लंबा रहता है कि एक सोसाइटी, एक चौल पूरा समा जाए, इतना बड़ा कंटेनर रहता है। वो कंटेनर जनरली आपने डॉक पे देखा होगा, बड़े जो पोर्ट होते हैं वहां देखा होगा। ऐसे बड़े कंटेनर से जब माल आता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री भी बहुत बड़ा रहता है, स्टेडियम की इतनी बड़ी फैक्ट्री रहती है, गोडाउन रहता है, तो इतना सारा जब माल आएगा तो कहीं तो रखना पड़ेगा उसको। तो रखने के लिए जगह आपको चाहिए, वेयर हाउस, उसका भाड़ा, वो कैरिंग कॉस्ट में आता है। कैरिंग कॉस्ट मतलब खर्चा। फिर आपको उसको गार्डिंग करना पड़ेगा, गार्डिंग मतलब उसकी निगरानी करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरी, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा जहां पे हमारा मटेरियल रखा है। अब रोड पे तो नहीं रख सकते मटेरियल, हमें किसी वेयर हाउस में ही रखना पड़ेगा ना। तो वेयर हाउस का जो रेंट है, गोडाउन का जो रेंट है, वो आपका कैरिंग कॉस्ट में आता है। फिर हमें उसको प्लीफरेज से बचाना है। प्लीफरेज मतलब कि चोरी होने से, सड़ने से या रैबिट से, सब चीज से बचाना पड़ता है। तो वहां पर अलग अलग तरीके के हम लोग को क्या करने पड़ते हैं, कंटेनर बनाने पड़ते हैं, अलग अलग टाइप के वहां बॉक्स बनाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कैरिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बड़ी कंपनी के लिए। देखो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, मटेरियल कॉस्ट, और इसमें जो पहला टाइप पढ़ रहे हो ईओक्यू, ये बड़ी कंपनी के लिए है। ये याद रखना, ईओक्यू जो है ना, ईओक्यू इट्स नॉट मेंट फॉर द स्मॉल कंपनी, इट इज मेंट फॉर द लार्ज कंपनी। बड़ी कंपनी के लिए है ये। बड़ी कंपनी का गोडाउन इमेजिन करो माइंड में। स्टेडियम देखा आपने, स्टेडियम के अगर ऐसा ऊपर रूफ टॉप लग जाए तो गोडाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो स्टेडियम को हम लोग रूफ टॉप बना दें और सब चेयर हटा दें और ग्राउंड को क्या कर दें, पूरा सब प्लेन कर दें, तो गोडाउन लगेगा बड़ा सा, क्योंकि वहां पे अंदर ट्रक जा सकती है, बड़े ट्रक जा सकते हैं, लाखों करोड़ों टन माल अंदर रखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये बड़ी कंपनी के लिए फॉर्मूला है, ये छोटी कंपनी के लिए फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ना तो अपने माइंड में सेट करके रखना कि वी आर लर्निंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द लार्ज स्केल कंपनी। छोटी कंपनी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, छोटी कंपनी नहीं जो आपके अंधेरी में है, साकिनाका में, उस कंपनी की बात नहीं कर रहे हम लोग बात कर रहे हैं बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल कंपनी जिसका टर्नओवर ही करोड़ों के ऊपर है, जिसका एनुअल कंजम्पशन ही लाखों टन माल होता है। बड़ी कंपनी, फेविकोल का नाम सुना है ना, फेविकोल, बिस्लेरी, पार्ले जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब बड़े लोग हैं, बड़े जायंट्स हैं, लोग बड़े प्लेयर हैं। इनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, तो इनका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है, सेल बहुत ज्यादा है, इनके पास बड़े बोलते ना कि
फ्रेंचाइजीज वाले लोग हैं, इनके पास बड़े बड़े होलसेलर हैं जो लाखों यूनिट माल हर महीने खरीदते हैं, तो इनका प्रोडक्शन वैसा है, लार्ज स्केल का प्रोडक्शन है। लाइफ बॉय साबुन का प्रोडक्शन कितना ज्यादा है, लक्स का प्रोडक्शन कितना ज्यादा है, फेयर एंड लवली क्रीम का प्रोडक्शन कितना ज्यादा है, मोनोपोली चलती है मार्केट फेयर एंड लवली की। नाम सुना होगा आपने, 7 दिनों में पाए गोरा निखार, ठीक है नहीं, वो चैलेंज ही अलग है, ठीक है, उससे हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, वो अलग बात है। तो परचेजेस देखो, एनुअल कंजम्पशन फिक्स होना चाहिए, परचेज फिक्स होना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट समझा आपको, कैरिंग कॉस्ट क्या है कि उसको क्या करना, संभालने का खर्चा, वेयर हाउस का रेंट, गार्डिंग का खर्चा, सीसीटीवी कैमरा, गोडाउन का रेंट, जो भी एक्सपेंसेस है सब कैरिंग कॉस्ट में आता है। और इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस टाइप में। क्यों? आपको लग रहा होगा कि सर 1 केजी का दाम 20 रुपए है, तो हम लोग ने ऑर्डर किया 10 लाख केजी, कितना माल, 10 लाख किलोग्राम हमने क्या मंगाया, मटेरियल मंगाया या लेदर मंगाया, तो 20 रुपए के हिसाब से पैसा दे दो उसको, तो 10 लाख इंटू 20 करो, कितना आएगा, करो ना आपके नॉलेज के हिसाब से, कितना आएगा, मुझे लगता है 2 करोड़ रुपए आएगा। कितना आ रहा है, 2 करोड़, इतना ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है आपके कैलसी में। तो 2 करोड़ रुपए का माल आप खरीद के ये मत सोचना कि 2 करोड़ रुपए सप्लायर को दे दिया और 10 लाख किलोग्राम, 10 लाख किलो माल आया है। 10 लाख किलो जानते हो कितना होता है? इसको रखने के लिए ना कम से कम आपको 500, 800 या 1000 स्क्वायर फीट का बड़ा गोडाउन चाहिए, या फिर इससे ज्यादा ही चाहिए, और ज्यादा चाहिए, कम बोल रहा हूं मैं, 5000, 6000 स्क्वायर फीट का भी गोडाउन चाहिए। अब इतने बड़े गोडाउन के लिए आपको मोटा रेंट देना पड़ेगा, वो रेंट आपका कैरिंग कॉस्ट में आता है। इसका मतलब इस टाइप के अंदर आप कैरिंग कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, समझा? कैरिंग कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा कॉस्ट कौन सा है आपका, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे 10 लाख पूरे साल में माल चाहिए, 10 लाख टन या 10 लाख केजी मुझे पूरे साल में माल चाहिए, पूरे एक साल में माल चाहिए, तो क्या मैं इसका ऑर्डर एक ही साथ दे दूं, एक साथ ऑर्डर दे दूं और लाके पटक दो गोडाउन में, पड़े रहेगा वहीं पे? क्या करूं, बोलो क्या करूं? एक ही साथ ऑर्डर दे दूं पूरे 10 लाख टन, 10 लाख किलो का माल बनेगा पूरे 12 महीने, लेकिन क्या 10 लाख किलो का एक के साथ ऑर्डर दे दूं? क्या करूं फिर? बीच बीच में ऑर्डर दूं, थोड़ा थोड़ा ऑर्डर दूं, हाफ, मतलब 5 किलो अभी, सॉरी 5 लाख केजी अभी, और 5 लाख केजी 2 महीने या 6 महीने के बाद। कैसे करूं ऑर्डर, कैसे करूं ऑर्डर? वो बोला ही नहीं कुछ, सुना मैं, बोलो। आप सोचो अगर आप कोई बड़ी कंपनी चलाओगे, ओनर रहोगे, तो कैसे ऑर्डर दोगे? देखो 10 लाख केजी बहुत होता है, 10 लाख किलोग्राम बहुत होता है। यहाँ पे घर में 50 किलो का आटा आता है, गेहूं आता है, रखने की जगह नहीं रहता है। एक कॉमन सेंस की बात करो, अगर आप घर पे देखें, अगर आपके घर पे 100 किलो आटा आ जाए गेहूं, तो सोचिए जगह नहीं है। ये तो 10 लाख केजी है, बहुत जगह लेगा। क्या करना है, कैसे ऑर्डर देना है, कैसे ऑर्डर देना है इसको? कोई लॉजिक है आपके पास? कोई बोल रहा है आधा भी मंगा लो, कोई बोल रहा है बाद, कोई बोल रहा है जैसे जैसे लगेगा मंगाओ, कोई बोल रहा है थोड़ा थोड़ा मंगाओ। ये सारे जो आपके लॉजिक है ना, सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनी ऐसा नहीं बोलती है कि एक थोड़ा थोड़ा मंगाओ, जब लगेगा तब मंगाओ, जब लगेगा तब मंगाओ, मतलब कि दाल है, हाँ ये सब्जी है कि जब लगेगा तब मंगाएंगे। मार्केट में माल नहीं मिला तो, मार्केट में कुछ इश्यू हो गया तो आपको हमेशा क्या रहना है, एक कदम आगे रहना है। आप कंपनी है, आप कॉमन मैन की तरह नहीं सो सकते। कॉमन मैन का क्या, 11 बजे सो के उठता है, तब तक कंपनी का आधा काम खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई कंपनी आर कंपनी एंड कॉमन मैन आर कॉमन मैन, यही तो फर्क है दोनों में। बड़ी बड़ी कंपनी एक कदम आगे रहती है हमेशा, उनके लिए दिन क्या रात क्या, प्रोडक्शन 24 घंटे चलता है, मालूम आपको, रुकता नहीं है। 8 घंटे की शिफ्ट, 3 लोग अलग अलग टाइम पे आके काम करके जाते हैं। 3 शिफ्ट में काम चलता है फैक्ट्री में, नहीं पता आपको? काम रुकता नहीं है, काम चलते रहता है। अब आपको मटेरियल कैसे चाहिए, वो मेरा सवाल है। 10 लाख किलोग्राम माल एक साथ चाहिए कि आधा आधा चाहिए, कि 2-2 लाख करके 5 बार चाहिए, 1-1 लाख करके 10 बार चाहिए, कि 2.5 लाख करके 4 बार चाहिए, कि पूरा 10 लाख एक बार में चाहिए? बोलो कैसे ऑर्डर देंगे आप? कोई लॉजिक है आपके पास? एक ही बार में दे देंगे, एक ही बार में दे दोगे ऑर्डर, तो फिर आपका कैरिंग कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ये लॉजिक पे बाद में बात करेंगे। दूसरा कॉस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। जो भी हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैसे ऑर्डर देंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट जानते हो क्या होता है? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ऑर्डर इन अ ईयर, कितनी बार आपने फोन किया, मेल किया, एक पर्सन को बैठा के रखा फॉलोअप के लिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको?
अरे टाइम जा रहा है ना मेरा, ऑर्डर कर रहा हूँ, बार बार मेल कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, बार बार कॉल कर रहा हूँ, फॉलो अप कर रहा हूँ, कहां पहुंचा, फॉलो अप। आदमी बैठा है, सैलरी दे रहा हूं ना मैं, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि 1 किलो माल तो है नहीं कि उठा के लेके आ गए, 10 लाख टन माल है, ट्रक का फॉलो अप करना पड़ता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आ जाएगा, अरे बहुत रिस्क रहता है, कुछ हो गया रास्ते में तो। आजकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो हमें फॉलो अप करना पड़ता है। जब तक अपने गेट के अंदर एंट्री नहीं कर लेते तब तक उसके पीछे लगना पड़ता है, कहां तक पहुंचा, ट्रैक करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट अरेंज करना पड़ता है, ये सब आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। तो 10 लाख टन आप एक साथ मंगा लेंगे तो एक ही बार ऑर्डर देना पड़ेगा, लेकिन उसको रखने का खर्चा आपका बढ़ जाएगा, सोच के रखो। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, 1-1 लाख टन माल मंगाएंगे, 1-1 लाख करके, तो 10 बार मंगाना पड़ेगा, 10 बार फॉलो अप करना पड़ेगा, तो ये खर्चा बढ़ जाएगा, ये खर्चा कम, ये बढ़ जाएगा। आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, मतलब दोनों कॉस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए इस चैप्टर के टाइप में। मतलब अगर ये 10,000 का खर्चा तो इधर भी 10,000 होना चाहिए, यहाँ पे 1 लाख का खर्चा तो यहाँ भी 1 लाख, यहाँ 10 लाख खर्चा तो यहाँ भी 10 लाख। इसी खर्चे को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईओक्यू पढ़ते हैं। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, समझा? ईओक्यू पढ़ने का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है कि हम लोगों को ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को ना इक्वल रखना है, एक ज्यादा एक कम एक ज्यादा नहीं करना है, समझा कि नहीं? जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर छोटा गोडाउन है मेरा, बहुत छोटा गोडाउन है, तो एक काम करो ना, आप ना 10-10 हजार किलो माल ही मंगाओ। अरे 10-10 हजार किलो करके अगर मैं माल मंगाऊंगा ना, तो मुझे पता है कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, 1 लाख के लिए 10 ऑर्डर, और 10 लाख के लिए 100 ऑर्डर देना पड़ेगा। 100 ऑर्डर मतलब मुझे 100 बार कॉल करना पड़ेगा, 100 बार फॉलो अप करना पड़ेगा, मुझे 100 बार ट्रैक करना पड़ेगा, 100 बार ट्रैक भेजना पड़ेगा, 100 टाइम। बताओ, ये तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, समझो, इसका कॉस्ट अगर कम हो जाएगा तो इसका बढ़ जाएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको बार बार फोन करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, आपके घर पे गेस्ट आए हुए, 25 लोग आए हुए, कितने लोग आए, 25 लोग आए, ठीक है। आपने एक आदमी को पूछा क्या खाएंगे, उसने बोला सर नूडल्स मंगा लो, तो आपने फोन किया होटल वाले को, सर नूडल भेज दो। दूसरे से पूछा आपने क्या खाएंगे, वो बोला कि बिस्किट मंगा लो, फिर आपने दुकान से बिस्किट ऑर्डर करके फोन किया। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 25 लोगों को एक बार करके ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि 25 बार एक साथ ऑर्डर नहीं दे रहे, एक साथ ऑर्डर दे देंगे तो क्या होगा, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप क्या करेंगे, एक एक करके ऑर्डर देंगे, तो क्या होगा, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन आपका कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार में बंदा थोड़ा सा लाके दे देगा आपको। लेकिन अगर आप उसको एक बार फोन करके बोलोगे कि 10 प्लेट ये, 20 प्लेट ये, 50 प्लेट ये, 60 प्लेट ये, तो फिर पूरा एक बड़ा सा क्या करेगा, एक कंटेनर लेकर आएगा, उसमें आपको प्रोडक्ट देके जाएगा। अब वो बड़े कंटेनर को कैरी करना डिफिकल्ट है, लेकिन वहां पर आपका कौन सा कॉस्ट कम हो गया, ऑर्डरिंग, क्योंकि एक ही बार फोन करना पड़ा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों में क्या फर्क है? हम नहीं चाहते कि दोनों कॉस्ट में क्या हो, क्लैश हो जाए। हम नहीं चाहते कि क्लैश का मतलब हम नहीं चाहते कि दोनों कॉस्ट इनवर्स रहे, क्या रहे, हम लोग क्या चाहते हैं कि दोनों कॉस्ट क्या रहे, इक्वल रहे। इक्वल मतलब दोनों बराबर रहे। अब बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? अब ईओक्यू के फॉर्मूला में आता क्या है, तो जो हमने डिस्कस किया अजम्पशन में, वही ईओक्यू के फॉर्मूला में आएगा। अजम्पशन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनुअल कंजम्पशन और रिक्वायरमेंट और एनुअल मटेरियल शुड बी गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। परचेज प्राइस शुड बी फिक्स्ड, देयर विल बी नो डिस्काउंट अप्लाइड, कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। थर्ड, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, so these are the 3 different assumption which is always applicable in this particular type. clear है? अब मैं क्या कर रहा हूं, ईओक्यू का फॉर्मूला लिख रहा हूं, और आप लोग फॉर्मूला लिख के क्या करो, इसको कंक्लूड करो, ठीक है। ईओक्यू का फॉर्मूला हम लिख के कंक्लूड करते हैं इसको। ईओक्यू का फॉर्मूला, ठीक है। अब ईओक्यू का फॉर्मूला क्या, ईओक्यू का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, मैथमेटिकल थोड़ा होगा। अंडर रूट क्या लिखेंगे आप लोग, अंडर रूट क्या लिखेंगे, अंडर रूट बनाएंगे 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। खिड़की खुला है क्या, एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट। अब आप बोलेंगे सर ये सब फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, 100% दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इसको निकालेंगे, दिया रहेगा लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा फाइंड आउट करेंगे।
फाइंड आउट करने के लिए भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है। देखो अब जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ, क्या डिस्कस किया, एनुअल कंजम्पशन शुड बी गिवन, एनुअल कंजम्पशन आ गया ना इधर, ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, जो थर्ड में मैंने बोला था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप लोग कैसा लिखना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि हर यूनिट को हम लोग का संभालना है, एक भी यूनिट खराब नहीं होना चाहिए, एक भी कच्चा माल खराब नहीं होना चाहिए, एक भी यूनिट खराब हुआ तो फिर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि मटेरियल कम होगा तो जो बचा उसी को मैनेज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हमारा फिर क्वांटिटी भी रिड्यूस हो सकता है, प्रोडक्शन भी कम हो सकता है खराब हुआ तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझा, क्लियर है। चलो ये फॉर्मूला लिखो फिलहाल, इसको नोट डाउन करो, पहले अजम्पशन लिख लो, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, ठीक है।